हाँ जी, ध्यान दीजिए। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा है और थर्ड बुक की सेकंड क्लास है आज, है ना। और इसके अंदर सबसे पहले हमने बैलेंस शीट देखा था और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आते हैं और उसको मैंने बताया कि 19 नोट के आसपास हम लिखेंगे। इसके अंदर अगर हम और बैलेंस शीट को ध्यान से समझें तो लाइबिलिटी साइड में टोटल 4 मेन हेड हैं, 4 मेन हेड है लाइबिलिटी साइड में। पहला मेन हेड क्या है हमारा लाइबिलिटी साइड में? हाँ, फर्स्ट है हमारा शेयर होल्डर फंड, ये रहा। दूसरा क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ये जो है ये याद भी नहीं करना आपको और एग्जाम में आएगा भी नहीं। तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी और चौथा करंट लाइबिलिटी। तो वैसे देखा जाए तो कितने हो गए? 3 ही है। ये वाला भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लाइबिलिटी के मेन हेड लिखिए, तब ये चारों लिखने पड़ेंगे। पहला शेयर होल्डर फंड, फिर आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। सबसे पहले शेयर कैपिटल वाला पार्ट आता है, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिर शॉर्ट टर्म। अब जब हम शेयर होल्डर फंड की बात करेंगे तो इसके अंदर 3 पॉइंट है। एक शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, और एक हमारा शेयर कैपिटल के बाद अगर हम बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में कौन को क्या क्या आइटम आता है? इक्विटी शेयर भी आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी आ सकता है, कॉल्स इन एरियर भी आ सकता है, शेयर फॉरफीचर भी आ सकता है एंड ऑल। अभी देख लेंगे क्या क्या। ऐसे ही अगर रिजर्व एंड सरप्लस में बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व, जितने टाइप के रिजर्व हो सकते हैं सभी आ जाएंगे। शेयर वारंट, शेयर वारंट शेयर्स का ही दूसरा है। पहले सर्टिफिकेट विदाउट नेम इशू किया जाता था तो शेयर वारंट बोलते हैं। हालांकि आपसे एग्जाम में इसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, मैंने क्रॉस लगा दिया है पहले ही, तो आप जब करेंगे तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो वैसे शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 ही बातें याद रखना, शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी में। हालांकि कितने पॉइंट हैं नॉन करंट लाइबिलिटी? ABC एक तो काट दिया मैंने। कितने पॉइंट है? 3। एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग सबसे इंपॉर्टेंट और यही एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर, लेकिन कई बार ये तो एग्जाम में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, या तो बोल देंगे आपको मेन हेड बता दो या फिर मेन हेड के अंदर सब हेड बता दो। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। जैसे मैंने बोला कि बताओ लाइबिलिटी में कितने मेन हेड है, तो आपको 4 बताने पड़ेंगे। शेयर होल्डर फंड, शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और ये। मैंने बोला चलो आप ऐसा करो, मुझे शेयर होल्डर फंड के अंदर कितने सब हेड होते हैं ये बताओ। अब आपको तीनों बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अच्छा ये बताओ कि शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल कहां आएगा? तो शेयर कैपिटल में आएगा। तो अच्छा ये बताओ आप कि डिबेंचर कहां आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो अगर आपको एक आइटम दे तब आपके लिए ये दोनों में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा ना सिंगल आइटम, सिंगल आइटम समझ रहे हो, तो आपका जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा आपका इसमें से सिंगल आइटम की बात कर रहा हूं, इसमें से और इसमें से, इसमें से, इसमें से, और ये सिंगल आइटम की बात कर रहा हूं। अगेन ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, सिंगल आइटम जिसमें से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें सारा ही। ऐसा ही मैंने पूछ लिया क्रेडिटर कहां पे आएगा, जैसे सिंगल आइटम हो गया ना क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आएगा यहां पे ट्रेड पेबल में। लेकिन आपको ट्रेड पेबल पता है तो पूरा रास्ता बताना होगा। सर क्रेडिटर जो है ना वो आएगा आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, और मेन हेड होगा करंट लाइबिलिटी, और उसके अंदर सब हेड होगा ट्रेड पेबल, वहां आएगा क्रेडिटर। समझ में आई बात आपको? तो हमने ये तो देख लिया मेन हेड और सब हेड। ऐसे ही एसेट्स की साइड देखा जाए तो 2 ही मेन हेड है। एक कौन सा है हमारा? नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट के एसेट्स के अंदर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके अंदर छोटे छोटे एक और सब पार्ट आ गए, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर एक क्या आ गया हमारा? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आ गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारा इसके अंदर का पार्ट। इसके बाद जो इसका सेकंड बी पार्ट आता है, अगर इसके सब हेड पूछूं मैं आपसे तो कितने? 1 2 3 4 सब हेड है। मेन हेड क्या है? नॉन करंट एसेट्स, और इसके सब हेड क्या है? A B C और D। समझे बात? सब हेड ये हो गया। तो पहला क्या है आपका? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा क्या हो गया? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और चौथा हो गया अदर करंट
अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर के भी आइटम बताऊंगा क्या क्या होगा। ऐसे करंट एसेट्स के अंदर एफ तक पॉइंट आ गया, सबसे ज्यादा इसी के अंदर ही है। पहला क्या हो गया हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, फिर क्या हो गया इन्वेंट्री, फिर क्या हो गया ट्रेड रिसीवेबल, फिर क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और इसके बाद फिर अदर करंट एसेट्स, ठीक है ना। तो ये पांचों पॉइंट, अब इसे याद कैसे करें, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे याद होगा। और अपने हिसाब से निमोनिक बना लेते हैं, कुछ बच्चे के पहला अल्फाबेट याद कर लेते हैं, उसके हिसाब से सोचते हैं कि हो जाएगा, तो वो भी ठीक है। अब एक एक आइटम, रिजर्व एंड सरप्लस बता दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, जो लंबे समय के लिए है, जैसे डिबेंचर हो गया, बैंक से लिया गया लोन, दो ही चीजें आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। शेयर वारंट बताना नहीं है। लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होता है, कई बार हम ना पब्लिक से, रिश्तेदार से पैसे कर्जा ले लेते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। अगर मैंने रिलेटिव से 10 लाख रुपए लिया है 5 सालों के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं आएगा, ये आएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। समझ में आया डिफरेंस इसमें। अगर आपने आरबीआई से अप्रूव, मतलब एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से लिया जो कि रजिस्टर्ड, एक तरीके से समझ लो, तब तो इसमें आ जाएगा। और ऐसे लोगों से लिया जिसका कोई रजिस्टर और कोई ऐसा नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म। इसके अंदर का एक एग्जांपल है पब्लिक डिपॉजिट। क्या है, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट जैसे कई बार कंपनी बोलती है कि आप हमारे पास एफडी कर दो, दूसरों के पास मत करो, मेरे पास एफडी कर दो, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो आप वहां एफडी कराओगे तो वो पब्लिक डिपॉजिट में होगा, तो एफडी करवाएं। इसी तरीके से मैंने अपना मकान किराए पे दिया और उससे सिक्योरिटी ले लिया किराएदार से, होता है ना सिक्योरिटी, सुना है आपने। अब तो शकरपुर में भी हो गया, सिक्योरिटी पे मकान मिलने लग गया। तो भाई मैंने बोला 2 साल के लिए सिक्योरिटी पे 2 लाख दे दो मुझे, और मकान का किराया 5,000 रहेगा। तो जो मैंने 2 लाख रुपए रिसीव किया है मेरी कंपनी ने, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है भाई, उसको लौटाने हैं। तो लाइबिलिटी कब लौटाने हैं, 2 साल। तो क्या वो मैंने बोरोइंग किया है, नहीं, तो वो किस में आ जाएगा हमारा, अदर लॉन्ग टर्म। समझ में आई बात आपको। तो छोटे छोटे से डिफरेंस है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सबसे पहले प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में हमें कोई नुकसान हो जाए तो एक प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं। मुझे लगता है कि बाद में मुझे बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स का पार्ट आ जाता है। ऐसे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बना लेते हैं, ऐसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। तो इसके अंदर मेनली प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन आता है। मेनली क्या आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, और कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। हालांकि प्रोविजन फॉर टैक्स आ सकता है अगर 1 साल से ऊपर का है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आ सकता है अगर 1 साल का ऊपर का होगा। अब आ जाते हैं करंट लाइबिलिटी। तो जो आपका लॉन्ग करंट है वही करंट में आ जाता है सेम। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसके आगे क्या लग गया, बस यहां पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी था, यहां पे क्या आ गया, यहां पे अदर करंट लाइबिलिटी आ गया, और यहां लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, यहां पे क्या आ गया, यानी जितने भी लॉन्ग टर्म ऊपर हैं वो नीचे शॉर्ट टर्म। देखो लॉन्ग टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म हो गया, ये भी लॉन्ग टर्म है, और ये भी शॉर्ट टर्म हो गया, बीच के 2 बदल गए हमारे। अब सर शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या होता है, कम समय के लिए पैसे लिए गए। इसका एग्जांपल 2 है, बैंक ओवरड्राफ्ट और एक है कैश क्रेडिट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो आप सभी ने सुन रखा है, कैश क्रेडिट सुना है आपने, क्या होता है कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट अगर मैं आपको बताऊं, कैश क्रेडिट, आजकल बैंक वाले ना इतने चालाक हो गए ना, मतलब कि देखो आज के टाइम पे ना, पहले के टाइम में और आज के टाइम में इतना फर्क है कि पहले लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाता था, आज लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, बस इतना ही फर्क है। और पहले अगर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता तो वो बनते नहीं थे, आज के टाइम पे बनते हैं। अब कैश क्रेडिट कैसे देंगे बैंक वाले, मान लिया जाए आपको पैसे की जरूरत है 10 लाख रुपए, लोन लेना है आपको 10 लाख रुपए। तो बैंक वाले बोलेंगे कि आपको लोन जो है, हम 10 लाख रुपए जो लोन देते हैं बैंक वाले, तो बैंक वाले हमें लोन नहीं देंगे, वो बोलेंगे हम आपको एक काम करते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब है कि आप, एक तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब आपके बैंक के खाते में जो भी बैलेंस हो, अगर 0 होगा तो आप जैसे ही पैसे निकालोगे तो माइनस में चला जाएगा। मान लो आपने 5,000 निकाला तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, माइनस में 5,000, और आप सिर्फ 5,000 पे ब्याज दो। और आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है कि नहीं, कि जितना पैसे निकालेंगे उस पर ब्याज देना है, फिर मैं 5,000 जमा करा दूंगा, फिर मुझे ब्याज नहीं देना है, तो बहुत अच्छा। ऐसे ही कैश क्रेडिट में क्या करेगी, मान लेते हैं एसबीआई में आपका अकाउंट नंबर है 2 3 4 5, ये एक अकाउंट नंबर है आपका एसबीआई में, ठीक है। और ये एक और अकाउंट खोल देगी, मान लेते हैं 6 7 8 9 अकाउंट नंबर, एक और अकाउंट खोल दिया। वो कहेगी कि हमने इसके अंदर आपके सीधा 10 लाख रुपए डाल देते हैं, आपको जितने पैसे की जरूरत होगी उतने ले लेना, आप जितने पैसे की जरूरत होगी। एक होता है लोन, आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया,
आपकी किस्त बन जाएगी, आपको 10 लाख रुपए इकट्ठे दे दिए जाएंगे, आप उस 10 लाख रुपए को ले लोगे और जहां इस्तेमाल करना है इस्तेमाल भी करोगे, और उसके हर महीने की किस्त बनेगी जो कि भरना है। लेकिन इसमें बोला गया कि आपको किस्त विस्त कुछ नहीं बनेगा, हमने 10 लाख दे दिया आपको, आपके अकाउंट में डाल दिए मैंने 10 लाख, मतलब उस अकाउंट में नहीं डाले, किसी और अकाउंट में। आपको पैसे की जरूरत है, मान लो आपको पैसे की जरूरत है, तो 1 लाख रुपए यहां से निकाल लो, और जब पैसे की आपकी जरूरत खत्म हो जाए वापस 1 लाख रुपए जमा कर दो, वापस से 1 लाख रुपए जमा कर दो इसके अंदर। तो ये आपको ना एक तरीके से न्यू अकाउंट में जो बैलेंस ओपन करके दे दिया, इसको बोला जाता है हमारा कैश हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। और ये जो उस दूसरा अकाउंट नहीं खुलेगा, उसी अकाउंट से सारा माइनस प्लस होगा, उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो दोनों में पहले डिफरेंस समझो, एक क्या हो गया कैश क्रेडिट और एक हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। और आजकल आप हमेशा याद रखना, अगर आपको पता हो ना कि आपको यहां पे पैसे पड़े हैं, आपके नहीं भी हैं, अगर आपका दोस्त भी आपको 500 रुपए देगा और बोलेगा अगले महीने ले लूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप खर्च ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब खर्च करने का मतलब सोचोगे यार अगले महीने देने हैं, मेरे पास पड़े हैं, मेरे ये काम आ रहा है, खर्च कर दोगे, और फिर अपने दोस्त को पैसे दोगे लेकिन कहीं और से अरेंज करके। उसने अगर आपको 500 रुपए का एक नोट दिया है तो उस नोट को आप खर्च करके, पता चले आपको अगली बार जब लौटा रहे हो तो 100 के 5 नोट दे रहे हो, दोगे जरूर लेकिन खर्च हो जाते हैं। तो बैंक वाले यही चालाकी करते हैं, आपको लालच दे देते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है आज के टाइम पे, आपको जितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है ना वो दुखी है। किस बात को लेके दुखी है कि भाई यार हर महीने, मतलब जब खर्च करते हो तो आपको पता नहीं लगता, अच्छा लेना है चलो क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लो, मंथ के एंड में क्या आता है बिल आ जाता है। जब बिल आता है ना तो वो बहुत सोचते हैं कि अगली बार से कसम खाता हूं कि अब ये क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करूंगा। अगर आपके पेरेंट्स या किसी के पास होगा ना, आपने 10 बार ही उनके मुंह से सुन लिया होगा कि आज के बाद जिंदगी में क्रेडिट कार्ड यूज ही करना बेकार है, लेकिन फिर उसी ट्रैक पे आ जाते हैं, फिर दोबारा वो यूज करना पड़ता है किसी ना किसी मजबूरी की वजह से। तो क्रेडिट कार्ड ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बैंक वालों ने आपको फैसिलिटी दे रखा है कि आप अपने कंजम्पशन से बढ़ाओ। पहले क्या होता था, कमाई होती थी 1 रुपए तो खर्च करते थे 50 पैसे। आज के टाइम पे कमाई आपकी 1 रुपए है और आपके पास 1.5 रुपए खर्च कर देते हो आज के टाइम पे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे जो सिटी में लोग परेशान, जितने भी जो मिडिल क्लास के हैं ना, परेशान इसी वजह से हैं। मेनली परेशानी की वजह है कि 10,000 रुपए की कमाई है और खर्चा 15,000 रुपए का कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, परेशान होते हैं और बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब बैंक वालों की चालाकी देखो, ये आपको पैसे नहीं दे रहे 10 लाख रुपए, वो अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, आपको तो दिया नहीं, उसके तरफ से क्या हो गया, लोन दे दिया। ऐसे ही कई बार आप जब लोन लेते हो ना बैंक से, तो वो आपको डायरेक्ट नहीं देंगे। आपका 10 लाख का लोन अप्रूव हुआ तो ऐसे नहीं कि आपको 10 लाख रुपए रख दिया, ये लो 10 लाख जाओ, नहीं, वो बोलेंगे 10 लाख कहां ले जाओगे, आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, पैसे बैंक में ही पड़े हैं, ब्याज उसका आप दे रहे हो। बैंक से पैसे निकाले नहीं आपने, लेकिन फिर भी ब्याज उसका भर रहे हो टाइम टू टाइम पे, क्योंकि जितने पैसे की जरूरत होती है एक साथ थोड़ी ना यूज हो जाता है। और आजकल तो ऐसे कहते हैं, अच्छा आपके एफडी है तो हम आपको क्रेडिट कार्ड बना के दे देते हैं, मतलब मेरे पैसे, फिक्स डिपॉजिट मेरा ही है, उसी के ऊपर क्या बना के दे देंगे, वो क्रेडिट कार्ड। अब उस क्रेडिट कार्ड से जब मैं पैसे निकालूंगा तो उस पर ब्याज, मतलब मैं अपने पैसे पे ही ब्याज दे रहा हूं बैंक को, लेने की बजाय बैंक को दे रहा हूं। और बैंक पता है क्रेडिट कार्ड वगैरह पे कितना ब्याज लेती है, हमें कितना मिलता है एफडी पे ब्याज, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ब्याज पता है कितना मिलता है हमें, 6 से 8%। 8% तो बहुत रेयर केस में है, 6% के आसपास। यानी आप 100 रुपए जमा करते हो तो साल में कितना लेगी वो, 6 देगी आपको, कितने, बस 6 रुपए। और अगर क्रेडिट कार्ड से आपने 100 रुपए निकाल लिया तो बैंक पता है कितना लेगी आपसे, 36 रुपए। यानी हमें, जब हम पैसा बैंक को देते हैं तो हमें ब्याज देता है 6%, और जब हम बैंक से क्रेडिट कार्ड पे ले लेते हैं तो 36%, 3%, 24% ऐसे ब्याज लेती है वो। और बैंक वालों के तो आजकल इतना भी है, अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, कई लोग ले लेते हैं पता नहीं है, उसके बाद अगले महीने आपके पास पैसे आ गए, आप सोचते बैंक वाले को देके खत्म कर दें, बैंक वाले बोलेंगे दे नहीं सकते आप मुझे वापस, आपको किस्तों में ही भरना है। अब देखो ये बहुत एक गलत चीज है, आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, उम्मीद था कि 6 महीने में आएंगे तो पैसे दे देंगे, आपके पास आ भी गए पैसे, आप सोचते हो ब्याज से मुक्ति मिल जाए, लेकिन आप बैंक के पैसे लौटाने जाओगे तो बैंक वाले नहीं लेंगे पैसे।
बोलेंगे ये पैसे आप बैंक, आपका लोन क्लोज नहीं होगा, लोन भरते रहो, क्योंकि पता है कि अगर उसने पैसे दे दिए तो जो मुझे इसे ब्याज कमाना था वो नहीं मिलेगा। तो जब कभी भी कोई भी लोन ले तो पहले ये जरूर डिस्कस कर ले, अब बताओ क्लोजिंग कब तक कर सकते हैं, तो खुद बता देंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। और फिर पूछ लेना उससे फोरक्लोजर चार्ज बताओ। जब मैंने एक छोटा सा एक, मान लेते हैं मैंने एक लिया था 3,000 रुपए का, मैंने सोचा नो कॉस्ट ईएमआई का चक्कर चलता है आज के टाइम पे, नो कॉस्ट ईएमआई। अब भाई नो कॉस्ट ईएमआई देख के तो लालच ही आता है कि यार, लेकिन कई बार आप जब भूल जाते हो ना वो ईएमआई भरना, तो फिर आपको दिक्कत होती है। तो नो कॉस्ट ईएमआई में मैंने एक कोई था प्रोडक्ट था 3,000 का, मैंने उसका 12 किस्तें बनवा लिया 3,000 का। अब उस पर नो कॉस्ट ईएमआई था, तो अगर 3,000 रुपए का है तो 3,000 की 12 किस्तें बनवा ली, तो 250 रुपए महीने का किस्त जा रहा था। सबसे पहले मैं पूरे साल परेशान रहा भाई, 250 रुपए की किस्त, अगर एक किस्त में देना भूल गया तो 500 रुपए की पेनल्टी। देखो 250 रुपए की किस्त है और पेनल्टी कितने की है, ये सिर्फ पेनल्टी है, ब्याज अलग, ब्याज अलग। उसके बाद मैंने परेशान होके बोला 6 महीने बाद, भाई इसको ना मैं एक साथ पैसे देके खत्म कर रहा हूं, 1,500 रुपए ले और खत्म कर इसको। बोला सर ये 1,500 रुपए आप दे दोगे लेकिन इस पे चार्जेस लगेंगे। मैंने कितने बोले, 500 रुपए लगेंगे आपको इसको बंद करवाने के। यानी मेरा बाकी 1,500 है, 6 किस्त बाकी है, 1,500 देने हैं, लेकिन मैं 6 महीने पहले चाहता हूं बैंक वाले अपने पैसे ले लो, तो बोल रहे नहीं 2,000 लाओ इसके लिए। तो ये बड़े सारी चीजें हिडन चार्जेस है जो बैंक के अंदर चलता है। जब कभी भी बैंक से कोई भी डील करो या किसी बड़ी कंपनी से डील करो तो 10 लोगों से पूछ लेना जो इसके जानकार है, नहीं तो आपको कब ट्रैप कर देंगे और कब आपके पैसे को लूट खाएंगे। ये चोर है एक नंबर के, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इतने मेहनत से कमाओगे, बैंक वालों का एक देखो इनकी क्या होती है, सर हमारी पॉलिसी नहीं है। अरे भाई कौन सी पॉलिसी है, आसमान से थोड़ी बनी है पॉलिसी। ये तो ये बोलो ना कि लूटने वाली पॉलिसी हमने बना रखी है। वो सिंपल बोलेंगे हमारी पॉलिसी ऐसी है ही नहीं सर, ये हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट है। टर्म्स एंड कंडीशन इतनी सारी चीजें लिख देते हैं, जो आप पढ़ लोगे ना तो इतने उसके एक कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे, अगर पढ़ाई कर लोगे तो आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशन खत्म होने वाला नहीं है, जो बैंकिंग वालों के इतने पेज में टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं आप। और वो टर्म्स एंड कंडीशन एकदम टेक्निकल नॉलेज, एकदम टेक्निकल, बताएंगे कभी भी नहीं। चाहे आपको कोई इंश्योरेंस बेच रहा हो, चाहे आपको कोई बैंकिंग की कोई सर्विस, आपके जितने भी फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं आज के टाइम पे, ये नंबर 1 के चोर हैं और ये आपको बेवकूफ बनाएंगे। तो इनसे बड़ा अलर्ट होके एक एक चीज पूछो, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपके पैसे लेके बहुत लोग LIC भरते हैं, बहुत लोग सहारा में पैसे जमा करवाएं। अब आपने पैसे जमा करवाए होंगे, जिसने सहारा में आज तक उनको मिला नहीं है वो भी आज भी धक्के खा रहे होंगे। सहारा इंडिया के अंदर डिपॉजिट कराएं, आज भी नहीं मिला पैसे। और एक बात आपको बताऊं, बैंक में जब आप पैसे जमा करवाते हो ना, तो क्लियरली डॉक्यूमेंट में एक बात और मेंशन होता है, कल के दिन बैंक डूब गई तो आपके पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये बताए नहीं जाते आपको, उसमें मेंशन होता है फॉर्म में, डॉक्यूमेंट में, कल के दिन अगर बैंक डूब गई आपके 1 रुपए वापस नहीं दिए जाएंगे और आप हमारे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। ये लिखा होता है उनके डॉक्यूमेंट में। आप जब कोई गोल्ड जमा करवाने जाते हो, गोल्ड कहते हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर रख दो, गोल्ड के पेपर रख दो, बड़ा सेफ रहता है। उनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा आता है, कल अगर बैंक के अंदर कोई चोरी हो जाता है तो आपका गोल्ड, आपका प्रॉपर्टी का पेपर अगर चोरी हो गया, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। ये सारे क्लॉज है। अगर ये चीज अगर ये क्लॉज है, अगर बैंक वाले खुलेआम लिख दे गेट पे ही कि ऐसी चीजें हैं, तो कौन जाएगा अकाउंट खुलवाने वहां? ये बताते नहीं है। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है। कभी भी कोई चीज करना तो ये हद तो मैंने तब देखा कि स्कूटी पार्क करने गया और पार्क कर दिया मैंने, उसके बाद बोला स्कूटी चोरी हो जाती है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप देखना कभी उनके पर्ची पे लिखा हुआ है। तो ये क्या चल रहा है, ये गवर्नमेंट इन सारी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा। कभी पर्ची देखना तो स्कूटी अगर किसी भी कारण से कोई भी गाड़ी आप पार्क करते हो, भाई पार्किंग में हमने इसलिए लगाया कि सेफ रहे। अगर आपकी चोरी होती है तो पार्किंग वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वही तो है ना, आप उससे बोलोगे तो सर ये यही है, MCD का रूल है, इतना बोल दिया, अब आप सुनो। अब आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो समझ के चलो कि अगर आप सच बिल्कुल सही तरीके से चलोगे तो बड़ी दुख हो गए आपके जीवन में। तो ये क्या था हमारा, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरे हिसाब से ये याद रहेगा, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर है। इसके बाद ट्रेड पेबल में 2 ही चीज आता है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटी में बड़ी सारी लंबी लिस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा देता हूं इस पे, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसमें आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, एडवांस इनकम आ जाएगा, और इसके अंदर दो चीजें ऐसी आती है जो कि लगता है कि शेयर कैपिटल का पार्ट है, कॉल्स इन एडवांस। अगर मैं कॉल्स इन एडवांस कहूं तो लगता है कि कहां आना चाहिए, लेकिन वहां नहीं जाता। कॉल्स इन एडवांस कहां जाता है आपका? अब सर ऐसा क्यों? मुद्दे की बात तो ऐसा क्यों? जब आप कंपनी को एडवांस में पैसे दे देते हो ना, तो कंपनी मान लेते हैं, कंपनी का रूल देखो क्या होता है, आपका 10 रुपए है तो कंपनी का एक फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपने अगर एक कंपनी का शेयर 10 रुपए में खरीदा तो आपकी जिम्मेदारी 10 रुपए के बराबर ही बनती है। कितने रुपए के बराबर? आपने बोला यार 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए के चक्कर में क्या पड़ू, मैं पूरे 5 रुपए 10 रुपए दे देता हूं। आपने 10 रुपए पेड कर दिया, और कंपनी ने मांगा सिर्फ यहां तक था, ये मांगा ही नहीं था, और कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी तो जो आपने 5 रुपए कॉल्स इन एडवांस दे रखा है वो पता है कंपनी ने कहां डाल दिया? वो कंपनी ने डाल दिया है अदर करंट लाइबिलिटी में। और जब इंसॉल्वेंसी कंपनी दिवालिया होती है ना, तो इसमें से किसी को पैसे कभी भी नहीं मिलते हैं, पहले ऊपर वालों को मिलते हैं। इनका नंबर सबसे लास्ट में आता है क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में चला जाता है ये। तो उस सिचुएशन में आपके पैसे को 5 रुपए को यहां डाल दिया गया, बोलेगी कंपनी डूब गई, वो 5 रुपए डूब गए, और आपको अब अपने घर से 5 रुपए कंपनी को देना होगा, और 5 रुपए देना होगा। जो आपने 5 रुपए दिया वो तो डूब गया कंपनी के, और अब इसके ऊपर आपको 5 रुपए देना होगा। कंपनी कहती है हम इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दे रहे थे, ये अनसिक्योर्ड लोन था, हमने लोन में रखा। इसलिए कंपनी का जो यहां पे क्या बताया मैंने, एक तो कॉल्स इन एडवांस और दूसरा एक होता है अनक्लेम डिविडेंड। जो डिविडेंड होती है ना, कंपनी जब पैसे कमाती है तो आपको जो देती है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब मान लो आपने 1 साल तक डिविडेंड के पैसे क्लेम ही नहीं किया। क्लेम का मतलब आपका अकाउंट नंबर मेरे पास है नहीं जो मैं भेज दूं, आप रह नहीं रहे, आपके एड्रेस पे भी मैं चला गया नहीं, तो कंपनी के पास आपके पैसे पड़े हैं, तो कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है, और वो कहां पे डाल देगी? आपका अदर करंट लाइबिलिटी में। क्या? अनक्लेम डिविडेंड। ये 2 पॉइंट, एक कॉल्स इन एडवांस, एक अनक्लेम डिविडेंड, दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब 7 सालों तक आपका इंतजार करते हैं हम कि भाई आएगा तो पैसे दे देंगे। अगर 7 सालों तक आप नहीं आते हो तो इस पैसे को हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर डाल देते हैं, एक तरीके से चैरिटी में डाल देते हैं कि लोगों को इसमें जागरूक करने के काम आए। इसके बाद और क्या आता है सर? एडवांस में कोई इनकम ले लो। और क्या आता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 3 चीजें आती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 3 चीज आएंगी। तो ये लाइबिलिटी, अभी मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, वो आपको बताऊंगा, भी नोट भी करना है, ठीक है। एसेट्स में आ जाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा? पीपीई में लैंड बिल्डिंग मशीनरी, यानी जो फिक्स एसेट्स है और जिसकी एग्जिस्टेंस है तो वो इसमें आ जाएगा आपका। क्या क्या आ जाएगा? फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग एंड एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, कॉपीराइट्स आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसमें भी कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट क्लास में बताया था जब डेवलपमेंट में चलता है तो यहां आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जैसे मैंने शेयर मार्केट में शेयर ही लिया, 2 साल के लिए मैंने जमा कर दिया, तो यहां आ जाएगा नॉन करंट। अगर शेयर बाजार में मैंने शेयर ही खरीदा, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मैंने 8 महीने के लिए, तो कहां आ जाएगा? करंट। तो ये फर्क है, नॉन करंट में कौन सा आएगा? 1 साल के बाद वाला, और करंट में आ जाएगा 1 साल से कम वाला। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जब मेरे पास कोई एम्प्लॉय बहुत टाइम तक काम करता है तो वो एम्प्लॉय मान लेते हैं कि अपने कोई है, अपनी लड़की की शादी कर रहा है, या कोई घर बनवा रहा है, या फिर किसी अपने भाई के पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो वो क्या करता है? कंपनी से पैसे उधार ले लेता है। जब कंपनी से पैसे उधार ले लिया 5 लाख रुपए, तो कंपनी कहती है कि भाई मैं तुमसे धीरे धीरे करके ले लूंगा, 4-5 साल में दे देना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके। क्योंकि कंपनी का वो ट्रस्टेड एम्प्लॉय है, बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो मैंने अपने एम्प्लॉय को क्या दे दिया? लोन दे दिया। तो लोन मैंने जो दिया है एज अ कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को, तो एसेट्स है, और 5 साल के लिए दिया है मैंने आपको, तो किस में आ जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन में। पहले लोन तक समझते हैं। इसके बाद अगर मैंने आपको दिया 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो किस में आ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन में। अब एडवांस की बात कर लेते हैं। एडवांस क्या होता है? जब कभी भी कोई भी डील करते हैं तो हमें एडवांस देना पड़ता है। जैसे मुझे एक ऑफिस चाहिए, तो ऑफिस के लिए मुझे एक रेंट पे मैं कुछ देख रहा हूं, तो मुझे वहां पे 1 लाख रुपए एडवांस देना पड़ गया, जिसे हम टोकन मनी कह रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं पगड़ी बोलते हैं वैसे तो। और कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी, जो मैंने पहले बताया था पब्लिक डिपॉजिट वाले केस के अंदर, कि आप जब मकान लेने जाते हो ना, नेता शकरपुर के अंदर, तो आपको 5,000 का किराया है, 5,000 रुपए दो, रहने लग जाओ। इसके बाहर जब जाओगे ना, तो अगर 5,000 किराया है तो पहले बोलेंगे 15,000 रुपए दो, 3 महीने का किराया मुझे पहले दो, जब छोड़ के जाओगे तो हम वापस कर देंगे, जो कभी वापस होगा नहीं, वो बोलेंगे एडजस्ट करो इसको रह के।
ठीक है ना। तो या फिर कई लोग ऐसे हैं, नेताजी सुभाष पैलेस में चले जाओ और आप जब बोलते हो कि भैया मुझे दुकान लेनी है, ठीक है किराया कितना है भाई, 50,000 रुपए है और 2 लाख रुपए एडवांस जमा करने होंगे। तो जो मैं 50,000 की अपनी दुकान ले रहा हूं, अपने ऑफिस बना रहा हूं, तो जो मैं 2 लाख एडवांस जमा कर रहा हूं वो किस में चला जाएगा, एडवांस में। तो लोन का मतलब समझ में आ गया, एडवांस का मतलब समझ में। एडवांस मतलब किसी को एडवांस में पैसे दे देने, लंबे समय के लिए तो यहां आ जाएगा, छोटे समय के लिए है तो यहां आ जाएगा। और लंबे और छोटे समय में डिफरेंस कितना है, 12 महीने का। अदर नॉन करंट एसेट्स, हालांकि ये वाला पॉइंट अब खत्म होता जा रहा है, जैसे कि आपने देखा एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। और कोई एसेट्स अगर बच गया है और कहीं फिट नहीं हो रहा तो यहां डाल देते हैं उठा के हम अदर नॉन करंट एसेट्स में। अब आ जाते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में कम समय के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट। इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की हम बात करें तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक 3 तरीके का होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, एक WIP होता है और एक होता है फिनिश गुड्स। तीनों तरीके का स्टॉक यहां पे आ जाता है। सर रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल। और जैसे मान लो कि मैं किसी चीज का मैन्युफैक्चरर हूं, मान लो मेरे पास एक कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर बनाता हूं पूरा शुरू से लेकर एंड तक, तो मैं पहले प्लास्टिक खरीद के लाऊंगा, तो प्लास्टिक मेरे लिए रॉ मटेरियल है। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर वगैरह बन जाएगा, मतलब अभी बना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है क्योंकि ये तो बन चुका है, अभी मैंने इसमें डिस्प्ले वगैरह नहीं लगाया, तो ये हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। अब जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ये चलने लगेगा, तब क्या कहलाएगा, ये फिनिश गुड्स। तो मेरे पास 3 तरीके के हमेशा स्टॉक पड़े रहते हैं, एक रॉ मटेरियल और एक वर्क इन प्रोग्रेस जो कि अभी फाइनल गुड्स नहीं है, और एक क्या होता है हमारा फिनिश गुड्स। तो तीनों तरीके कैटेगरी अलग अलग होता है। ट्रेड रिसीवेबल में 2 ही चीज आता है, डेटर और बिल्स, बिल्स रिसीवेबल, BR जिसको बोलते हैं, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाती है, 3 चीजें आ जाती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश एंड कैश में एक तो बैंक का बैलेंस, एक कैश का बैलेंस, एक मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, आज शेयर खरीदा कल बेच दिया, आज शेयर खरीदा 6 महीने बाद बेचा तो यहां, आज शेयर खरीदा कल या 10 दिन के अंदर बेच दिया बहुत कम टाइम में तो यहां, आज शेयर खरीदा और मैं 2 साल बाद बेचूंगा तो यहां। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है यहाँ पे। तो इस हिसाब से यहाँ पे आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश और कैश के बराबर की जो चीजें हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस वही हो गया। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब एम्प्लॉय को लोन देना, एडवांस मतलब कहीं मैंने एडवांस जमा किया। अदर करंट एसेट्स में सारा आ जाएगा, प्रीपेड, एक्रूड इंटरेस्ट, तो जितने भी बच गए करंट एसेट्स जितने भी सुने आपने सब यहां पे आ जाएगा। तो ये ओवरऑल बैलेंस शीट का मैंने एक व्यू दिया है। अब कौन सा, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें तो आपने खरीदे, आप पहले बताओ, मैं एक कंपनी हूं और मैंने एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा है, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है वो, तो इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, 1 साल से ऊपर है तो, और वैसे है तो ये। अब मान लो मैं गवर्नमेंट एजेंसी हूं और मैंने सिक्योरिटी इशू किया है, तो सिक्योरिटी इशू करने का मतलब मैंने तुमसे पैसे लिए और फिर मैंने सिक्योरिटी, तब आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। डिपेंड्स करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आइए देखिए देखते हैं। ये सबसे पहले मैंने नोट बना रखे हैं सो दैट कि आप बस नोटिंग करने का काम रहे, और मैं बिल्कुल समझाता जाऊंगा और आपको ध्यान से समझते जाना है बस। देखिए पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आता है, ऑथराइज कैपिटल आता है, इसके बाद इशूड एंड फुल्ली सब्सक्राइब, इसके अंदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉरफीचर, ये आइटम आते हैं हमारे किसके अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। इसका नोट नंबर क्या है, 1, जो पीछे नोट था वही नोट यहां लिखोगे। नोट नंबर 2 किसका है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस का। क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व आता है, फ्री रिजर्व आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसके बाद शेयर आउटस्टैंडिंग रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके बाद नेट प्रॉफिट और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। मैं साथ के साथ स्टार मार्क भी लगा दूंगा, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, ये सब याद रहता है, लेकिन शेयर आउटस्टैंडिंग रिजर्व कई बार होता है दिमाग से निकल जाता है, वो इसी का पार्ट है। शेयर्स के नाम से हमें लगता है बार बार शेयर कैपिटल में जाएगा, लेकिन वो यहां आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखा जाए सर और क्या है हमारा, तीसरा नोट आ गया लॉन्ग टर्म। क्या क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, डिबेंचर, बॉन्ड। अब डिबेंचर और बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है, डिबेंचर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और बॉन्ड सरकारी इशू करती है, बात एक ही है। इसके बाद बैंक से लिया गया लोन, और लोन फ्रॉम अदर्स भी यहां पे आ जाता है, जैसे अदर्स में हो गया बैंक के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसका लोन देने का ही काम होता है, जैसे कि बजाज हो गया, या फिर आपका बड़े सारे श्रीराम फाइनेंस हो गया, बड़े सारे ऐसे कंपनी है जिसका सिर्फ लोन देने का काम है। चौथा पॉइंट क्या आ गया हमारा, पब्लिक डिपॉजिट और क्रेडिटर। मैंने इसके ऊपर हेडिंग नहीं डाला। चौथा पॉइंट है हमारा अदर नॉन
करंट लाइबिलिटी। इसमें क्या क्या आ गया अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में? लंबे समय के लिए अगर किसी को उधार दे दिया मैंने 1.5 साल के लिए तो ये इसमें आ जाएगा, और अगर मैंने 6-7 महीने के लिए दिया तो वो ट्रेड पेबल में चला जाएगा। ठीक है ना, ट्रेड पेबल किसके अंदर था? करंट लाइबिलिटी के अंदर। पब्लिक डिपॉजिट आ गया इसके अंदर। ऐसे ही लॉन्ग टर्म प्रोविजन में देखा जाए तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स और अदर प्रोविजन मैंने डाल दिया यहां पे। ठीक है, इसके बाद आगे देखा जाए हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या है? करंट, कैश क्रेडिट और बैंक। जो जो चीजें मैं बता रहा था वो लिख दिया है, जो कि आप नोट करोगे। तो नोट नंबर कितने पहुंच गए? 6। आप देखोगे नोट नंबर 6 तक हम यहां पहुंच चुके हैं, 5 और ये 6 तक। अब 7वां नोट किसका है? ट्रेड पेबल का। 7वां नोट किसका है? ट्रेड पेबल का। अब सर ट्रेड पेबल में क्या क्या आ रहा है? 2 ही चीज आएंगी, बिल्स पेबल और ट्रेड क्रेडिटर। इसके बाद 7वां नोट हो गया अदर करंट लाइबिलिटी। इंपॉर्टेंट मैंने लिख भी रखा है। सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एडवांस और एडवांस इनकम, मैच्योर डिबेंचर। डिबेंचर भी इसमें कई बार आ जाता है। अब देखो, जब मैंने अभी डिबेंचर दिया, आज मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूं, आज तारीख है, मान लेते हैं कि आज तारीख क्या हो गया हमारा? 14/11 और चिल्ड्रन डे है। अच्छा 14 नवंबर को आज को मैंने एक डिबेंचर इशू किया, और मान लो मैंने बोला 2 साल बाद आपको मैं पैसे रिटर्न करूंगा। तो इस साल तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन जब अगले साल आप आओगे 14 नवंबर 2026 में, तो उस दिन क्या पाओगे? आपको पैसे रिटर्न कब करने? 1 साल में ही करने हैं। इस साल तो 2 साल में करने हैं, लेकिन जब अगले साल जाओगे तो 1 ही साल में करने हैं। तो अगले साल जब 1 साल में करने हैं तो वो अब आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग से हटके यहां पे आ जाएगा, जिसका नाम होगा मैच्योर्ड डिबेंचर। समझ में आई बात आपको? एक पॉइंट और डाल देते हैं इसके अंदर, 6 अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड आ जाइए। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सिर्फ और सिर्फ याद रखिए प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके बाद आ जाते हैं नोट नंबर 10 टेंजिबल। अब लाइबिलिटी खत्म हो गया नो में। हाँ तो डाल शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी डाल सकते हो, लेकिन पूछा ही प्रोविजन यही जाएगा आपसे। अब देखिए 9 नोट के अंदर देखा जाए तो हमारा ये खत्म हो जाता है। 10वें नोट में क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आ जाइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 10वें नोट के अंदर कहां गया? 9 के बाद 10 क्या कहता है? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में जिसको पीपीई भी कहते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड एक्सेट्रा। बाकी आपको पता ही है इसके अंदर क्या होगा। अगर मैं मोटर व्हीकल बताऊं, ये जो भी चीजें हैं ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर नई नई चीजें आ जाते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पे स्टार लगा दिया। नो हाउ। सर नो हाउ क्या होता है? कई बार ना हम किसी काम को करने का, जैसे कि मेरे पास किसी काम को करने का एक टेक्निक है, मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, पैसे लूंगा इस काम को बताने का, कैसे किया जाएगा ये काम। आप न्यू मशीनरी खरीद के लाए और न्यू मशीनरी आपको चलाना नहीं आ रहा, और मुझे आता है, ये मैंने चला रखा है, तो मैं बताऊंगा नहीं, इसके पैसे लूंगा। तो ये होता है नो हाउ। जो चीजें मुझे जानकारी है उस चीज के मैं पैसे लूंगा, तो वो कहां आ जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स में नो हाउ में आ जाता है। इसके बाद क्या है? फॉर्मूला। जो भी कोई फॉर्मूला हो, यहाँ पे फॉर्मूला का मतलब आपका कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, चाहे मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला कह लो, चाहे आपने कोई मैथमेटिक कुछ भी तरीके का ऐसा है। सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी गेम है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। लूमार्स। लूमार्स का मतलब होता है वो खाली समय जिस टाइम पे आप काम नहीं करते। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास 5 बजे से लेके 9 बजे तक लेता हूं, और सुबह से लेके 5 बजे तक खाली रहता है। अब कोई बंदा आता है मेरे पास, बोलता है कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे आप मॉर्निंग के 10 बजे से 2 बजे तक ये आप मुझे टाइम यहाँ का दे दो, ताकि मैं बच्चों को पढ़ा पाऊं। मैंने ठीक है भाई, इसके 2000 रुपए मैं लूंगा महीने के। तो मैंने जो अपना टाइम 2000 रुपए लिया, वो पता है किस चीज के लिए? लूम आवर्स के, मतलब वो खाली समय के पैसे लिए हैं जिसका इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा था। तो वो भी किस में आ जाता है? हमारा इंटेंजिबल एसेट्स में। तो ये है सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स। अगला पॉइंट आ जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय, तो यहां पे मैंने जानबूझ के लैंड एंड बिल्डिंग लिखा, और यहां पे भी लैंड एंड बिल्डिंग है। तो कई बार ऐसा बिल्डिंग होता है जिसको मैंने खरीदा है और अपने बिजनेस के लिए खरीदा है, वो तो आएगा हमारा इसके अंदर। लेकिन कई बार ऐसा बिल्डिंग मिला मुझे जिसको मैंने खरीद लिया और मैं सोच रहा हूं 3-4 साल बाद महंगा होते ही बेच दूंगा,
तो ये मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो ये यहाँ आ जाएगा। चाहे आप लैंड एंड बिल्डिंग में पैसे लगा दो, शेयर्स में लगा दो, डिबेंचर में लगा दो, फिक्स डिपॉजिट में लगा दो, बॉन्ड में लगा दो, किसी में भी पैसे लगा दिया आपने तो आपका इसके अंदर आ जाएगा। कितने नोट हो गए आपके? नोट नंबर 12। इसके बाद आ जाते हैं हम नोट नंबर 13, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, लोन टू एम्प्लॉय, एडवांस टू सप्लायर। कई बार सप्लायर को भी हमें एडवांस में पैसे देने पड़ते हैं। कई बार आप देखोगे आपको कोई ऑर्डर काम करवाना है, आपने किसी दुकानदार को बोला कि भैया मुझे ना 10 दिन बाद 50 किलो रसगुल्ले चाहिए, मिठाई वाले के पास जाओगे तो बोलेगा कि हाँ मिल जाएगा, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद चाहिए, एडवांस दे जाओ। तो जो सप्लायर होता है हमें पहले एडवांस देना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ एडवांस टू सप्लायर भी हो गया। नॉन करंट, अदर नॉन करंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटर कमीशन, प्रमोटर एक्सपेंस, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अब कुछ दिनों तक ये चल रहा है, बाकी धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, इन सभी एक्सपेंस को पूरे लाइफ से डिवाइड किया करते थे हम। अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 5 सालों का है तो 5 से डिवाइड करते थे, 1 साल P&L में दिखाते थे, बाकी 4 साल एसेट्स में डाल देते थे। लेकिन अब रूल बदल दिया, AS 26 ने कहा है कि भाई अब इसको एक ही बार दिखा दो। अब तो एक ही बार दिखा दो तो अब एसेट्स कुछ बनेगा नहीं, तो ये धीरे धीरे खत्म होगा। अभी चलता आ रहा है, आपको ध्यान रखना है बस। अगला क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आ गया? शेयर, डिबेंचर, आपका प्रॉपर्टी कोई भी हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आ गई। समझ में आ रहा है क्या क्या है ये? इसके बाद क्या आ गया? इन्वेंट्री में लूज टूल्स। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, लूज टूल्स। लेकिन जब रेशो कराऊंगा ना तो इसको मैं डालूंगा फिक्स एसेट्स में। रेशो के टाइम पे ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाता है। एक ही क्वेश्चन आपके TS अग्रवाल में भगवान जाने क्यों डाल रखा है, दे रखा है तो मैं बता देता हूँ। बाकी लूज टूल्स क्या होता है हमारा? ये नट बोल्ट, पेचकस, उसका छोटे मोटी चीजें जो होती है वो भी तो इन्वेंट्री का पार्ट होता है। मान लो कारपेंटर है, कारपेंटर के लिए कील वगैरह, ये सारे लूज टूल्स का ही पार्ट है। ये स्पेयर पार्ट्स वही हो गया, अगेन लूज टूल्स के जैसे ही हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ये सारे के सारे आपके इन्वेंट्री का पार्ट माना जाएगा। नोट नंबर 17, 17 नोट पे क्या आ जाएगा हमारा? ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। 18 नंबर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर आ गया बैंक बैलेंस और कैश। और एक और पॉइंट लिख देता हूं इसके अंदर, पॉइंट नंबर 3, मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसके बाद नोट नंबर आ जाओ आप 19। वहां मैंने शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस का बनाया नहीं था ना नोट। चलो नोट नंबर 19 यहां पे है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, लोन टू एम्प्लॉय, एडवांस टू सप्लायर, वही आ गया। मैंने वहां पे नोट लिखा नहीं था, इसके आगे यहां लिख दिया, वहां चेंज कर देंगे। अदर करंट एसेट्स में क्या आ गया? एक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम, इनकम रिसीवेबल, जो भी है यहां पे आ जाएगा। तो नोट नंबर 1 बढ़ गया ना हमारा, 20 हो गए ना। आ जाओ, हमने किसके आगे नहीं लगाया? इनके तो सबके आगे लगा रखा है, कहीं एक मिस करा है और वहां बना दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो ठीक है। ये 10 11 इसका नहीं है, ठीक है। 12 13 इसका नहीं बनाया, अदर इसका नहीं बनाया था ना, और मैंने पीछे लिख दिया है। चलो इसको चेंज कर देते हैं। 13 के बाद क्या है? 14 15 16 17 18, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, समझ गए आप? अब आपको क्या करना है, ये तो लास्ट क्लास में नोट कर लिया था। अब आपको क्या करना है? नोटिंग करना है। क्या? सारे के सारे नोट। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी देख लो। सर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जनरल रिजर्व कहां आएगा। आपको आंसर कैसे देना है? सबसे पहले साइड। सर जनरल रिजर्व जो है ना वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आएगा, और मेन हेड, सर मेन हेड होगा शेयर होल्डर फंड, और सर सब हेड तो रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे आंसर देने होंगे आपको इसके। मैंने पूछा कॉल्स इन एडवांस कहां आएगा, तो बोलोगे सर साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। मेजर हेड क्या होगा कॉल्स इन एडवांस का? करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी के अंदर भी कहां जाता है? अदर करंट लाइबिलिटी। मैंने बोला बताओ शेयर फोरफीचर कहां जाएगा? तो इक्विटी एंड मेन हेड, शेयर होल्डर, सब हेड, शेयर कैपिटल। मैंने बोला बिल्डिंग कहां जाएगा? तो सर एसेट्स में जाएगा, और मेन हेड PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और सब हेड
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और सब हेड एक और ऐप बनाना पड़ेगा। सब हेड में किस में जाएगा ये, यहां पे पीपी नहीं आएगा, यहां पे नॉन करंट एसेट्स और यहां पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स और सब हेड है पीपीई। ठीक है ना, समझ में आए? तो ऐसे आंसर देना है और इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 4 या 3 नंबर का, और पूछा ही ये जाना है और 100% आना ही आना है। इसमें से कभी भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ, आपको सिर्फ इसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि ये चीजें ऐसी बैलेंस शीट बनती है। जो बैलेंस शीट बनाने वाला पोर्शन होता है, जब आके आप कॉलेज पढ़ते हो तो कॉलेज के अंदर आता है पूरी बैलेंस शीट बनाने को। समझ में आई बात आपको? तो फटाफट से आप इसको नोटिंग करेंगे। ये आपका लाइबिलिटी खत्म, कल पी एंड एल स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, फिर पी एंड एल के बाद फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। नोट नंबर 1 से है ना, हाँ ये नोट करिए आप।